एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौंकाउंकर जी हमारे साथ हैं। कुछ पॉलिटिकल खबरें और फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल अपडेट आपको और दे देते हैं। पहले आपको देश के गृहमंत्री अमित शाह जी का एक बयान सुनाते हैं। गुजरात में एक कार्यक्रम में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि मेरे भाग्य में शुरुआत से ही आंदोलनों से और आतंकियों से, इनसे ही निपटना लिखा हुआ है। अहमदाबाद में अमित शाह थे। वह एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं राज्य में मंत्री रहा या केंद्र में मंत्री रहा तो एक तो मंत्रालय भी मुझे गृह मंत्रालय मिलता है, और गृह मंत्रालय मिलता है तो आंदोलनों से निपटना भी मेरी जिम्मेदारी रही हमेशा से, और फिर आतंकियों से भी मुझे ही निपटना पड़ा। मैं जब भी मंत्री बना राज्य में या केंद्र में, मुझे गृह मंत्रालय ही मिला है। तो मेरे भाग्य में आंदोलनों से निपटना है, आतंकियों से भी निपटना है। मदर के लिए उन्होंने बोला ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है भाई। वो गुजरात में लंबे समय तक रहे गृह मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और केंद्र में जब आए तो पहली सरकार में कुछ राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री, हाँ, गुजरात में गृह राज्य थे, एमओएस होम थे। होम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, मतलब इन इफेक्ट तो होम मिनिस्टर। और जब केंद्र में 14 में सरकार बनी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद जो है जब सरकार में आए तो गृह मंत्री बने। फर्स्ट टर्म में बन गए थे ना होम मिनिस्टर, सेकंड सरकार की सेकंड टर्म, सरकार की सेकंड मंत्री सरकार सेकंड टर्म। तो ठीक है, मतलब ये सबसे जटिल और कठिन काम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी किस्मत में होगा ही, क्योंकि जब बने तब गृह मंत्री बनना था उनको। देखो राजनाथ सिंह का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। मैं तो इसलिए उनकी एंट्री हुई। मैं कह रहा हूँ राजनाथ जी बहुत ध्यान से देख रहे थे। क्यों? जब उन्होंने कहा ना कि हमको गृह मंत्री ही बनना पड़ता, हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि तो राजनाथ जी ने कहा होगा अच्छा, तो ध्यान से देख रहे थे। सर राजनाथ सिंह का राजनाथ जी, मोदी जी के फर्स्ट टर्म में राजनाथ जी होम मिनिस्टर, बड़ा मजेदार किस्सा है राजनाथ सिंह का सर ना। लेकिन एक लाइन सर बोल दूं, सचमुच जो है, चूंकि संयोगवश जो है गुजरात को लंबे समय तक मैंने एक चुनावी और सब तरह से देखा, जितना टेक्नोलॉजी का और साइबर का और फोरेंसिक का, यानी क्राइम के जितने तरीके होते हैं, उसको जिस तरह से अमित शाह ने तय करके निपटा है ना, उतना देश के किसी गृह मंत्री ने नहीं किया हो। और शायद यही वजह रही कि गुजरात से लगभग उस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से, मैंने तो चूंकि 2008 में जब वहां एक साथ धमाके हुए थे और वो हॉस्पिटल का ब्लास्ट, मतलब आप समझिए कि छत तक ऐसे मांस के लोथड़े लगे हुए थे, इस तरह का धमाका हुआ था। और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचिए, तुरंत अभी जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उस वक्त तो सीएम थे, तो तुरंत 7 में सरकार आई है, और सरकार आने के तुरंत बाद 8 में वो धमाका होता है। अमित शाह ने जो कुछ किया, और ये लोग तो ये भी कहते हैं गृहमंत्री जब रहे तब तो रहे, जब गृहमंत्री के पद पर नहीं भी रहे तो भी उनकी जो रूल बुक थी, उन्होंने जो कुछ किया वो कमाल का है, और उसी को लेकर यहां आए। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो जो देश के रक्षा तंत्र की बात होती है, जिसमें हम कहते हैं कि खुफिया तंत्र अलग काम नहीं करता, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अलग काम नहीं करती, टेक्नोलॉजी साइबर सेल वाला अलग काम नहीं करता, जो पुलिस और ये सब है, ये सब मिलाकर कोऑर्डिनेटेड यूनिट होती है, जो अमित शाह ने करके दिखाया, जिसकी वजह से कई बार आप कहते हैं कि अच्छा इतने दिनों से कोई उस तरह से घटना नहीं हुई। तो उसके लिए अगर क्रेडिट देना चाहिए तो अमित शाह को देना चाहिए। ठीक है, इस वक्त एनएसए ऐसे हैं जी, डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन ये क्रेडिट देना चाहिए। इनकी वर्क स्टाइल में एक चीज और थोड़ी सी अलग है। अब भाई इनके कार्यकाल में बहुत ऐसे काम है इनके क्रेडिट में जो अभूतपूर्व हैं, जो ऐतिहासिक हैं। नक्सलवाद का खत्म होना, आर्टिकल 370 हटना, राम मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश में शांति रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। और कुछ ना कुछ घटनाएं या नेगेटिव चीजें वो होती हैं, हर किसी के कार्यकाल में होती है, लेकिन इनके खाते में बहुत बड़े बड़े प्लस हैं। दूसरा, ये इनका नेचर जो है, ये बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले हैं। कभी इनके आपको बहुत सारे बयान टीवी पर कोई मतलब विवादित भी बयान इस तरीके के वो आपको नहीं दिखाई देंगे। जो इनको ज्यादा बोलना होता है वो पार्लियामेंट में बोलते हैं। सर उनको है ना, मैं आमतौर पर फिर हर जी कहेंगे, मैं नो नॉनसेंस पॉलिटिकल लीडर है, जो अपना काम है उस काम पर फोकस करना, उस काम को करना। अरे सर आप कह रहे हैं हर जी कहेंगे, मैं भी उनको नॉनसेंस कहने के साहस कहूंगा, नो नॉनसेंस ही है वो। नहीं, मतलब बहुत सारे लोग 2019 का बड़ा मजेदार किस्सा है सर इनका, अमित शाह जी का। 2019 में जब सरकार आई, 2014 से 2019 तक राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री थे। 19 में जब सरकार आई, ये जितना ही होगा कि अमित शाह जी सांसद बनकर आए, अमित शाह जी मंत्री बनेंगे,
तो राजनाथ सिंह से पूछा चुनाव के बाद कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार के एक कार्यक्रम में कि मंत्रिमंडल के विस्तार का क्या चर्चा है, कैसे कौन बनेगा, आप क्या होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई दो बातें तय है, दो पोस्ट तो तय हो गई है, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री। तो सबको ये लगा कि राजनाथ सिंह जी अपने लिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे 19 में, और चूंकि 2014 से लेकर 2019 तक मैं गृह मंत्री था तो मैं ही गृह मंत्री बनने वाला हूं। पत्रकारों ने और लोगों ने ऐसा लिया कि राजनाथ सिंह अपने बारे में कह रहे हैं। तो फिर एक पत्रकार ने कहा कि अच्छा, मतलब गृह मंत्री आप ही बनने जा रहे हैं, कंफर्म माने? तो मुस्कुरा दिए, बोले आप नहीं समझते हो, गृह मंत्री कौन बनेगा आपको पता पड़ जाएगा। मतलब उन्होंने संदेश दे दिया था कि गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास ही जाने वाला है, मेरा विभाग बदलने जाने वाला है। दोनों बातें वो आंदोलनों वाली बात भी कर रहे हैं ना, ग्रिप वो ये तो मतलब आतंकियों से निपटना, नेशनल सिक्योरिटी, ये तो पार्ट ऑफ जॉब है ही। आंदोलनों से निपटना ये सरकार के साथ साथ पॉलिटिकल एक्यूमन का भी टेस्ट होता है। पॉलिटिकल एक्यूमेंट का टेस्ट ये जी देखिए, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले जब इनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तब बीजेपी नंबर 3 की पार्टी होती थी। वो उस पार्टी को बमुश्किल 2 साल के समय में लोकसभा की 70 या 73 सीटों तक ले जाना, वो उनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट का। सर, आंदोलनों की अगर बात कर लें, इस सरकार में अब तो 12 साल हो गए, कई आंदोलन हुए हैं, सीए का एजिटेशन हुआ है, किसानों का आंदोलन देख लिया गया है, अब ये वाला हो गया, छात्रों वाला आंदोलनों का आउटकम जो भी हुआ हो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन आंदोलनों को डील करने में, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में, उस कसौटी पर हमेशा अमित शाह खड़े उतरे। और वो फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है और उसके क्या क्या कारक होते हैं, जैसे बताया कि इंटीग्रेटेड जो फंक्शनिंग है वो उन्होंने शुरू की जो पहले नहीं थी। जैसे एक उदाहरण आप ही की बात पे, जैसे अभी वो जो आया था ना, वो कौन सा नेटवर्क, आतंकी नेटवर्क, वो दुबई वाला आदमी, पाकिस्तान का शहजाद भट्टी, हाँ। उस पर बहुत डिटेल में चर्चा होने की जरूरत थी। कई बार हम लोग टीवी पर समय की कमी से नहीं कर पाते। कितने राज्यों में, 12-13 राज्यों में, 14 राज्यों के अंदर एक दिन में सिंगल कोऑर्डिनेशन के साथ सारी एजेंसियों ने कार्रवाई की। इसमें इंटेलिजेंस भी होगी, पुलिस भी होगी, एटीएस भी होगी, सब कुछ होगा। सब अलग अलग राज्यों की अलग अलग एजेंसियां हैं और उसमें अलग अलग पार्टियों की सरकारें भी, अलग अलग पार्टियों की सरकार है। तो इस किस्म के ऑपरेशन पॉलिटिकल एक्यूमेन भी है और एक जो विजन होता है ना गवर्नेंस का, वो भी है। अभी आप देखें पिछले 2 साल से पर्दे पर नहीं दिखते उतना, लेकिन वर्चुअली सरकार चलाने में बड़ी भूमिका उनकी है, संसद के बाहर भी है। और वैसे मैं ये कह रहा हूं सर, इसमें कोई संदेह नहीं, अमित शाह कमाल का काम करते हैं, लेकिन अभी इस आंदोलन में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का मिसमैनेजमेंट किया उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये आंदोलन जिस तरह से वायलेंट हुआ, जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, उस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब उनके ही खाते में है, आंदोलन झेलने में ऐसा नहीं है, वो भी उन्हीं के खाते में। ऐसा होता ही है, सही, ठीक बात है। हर वक्त हर दिन अच्छा नहीं होता हर किसी के लिए। आगे एक ऐसी खबर की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है इस बात की। राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज, वो चला रहे हैं इसको, इस पर एक अभियान कह लीजिए, एक वेबसाइट शुरू हुई, छात्रों की गूंज के सामने झूठ की गूंज, एक वेबसाइट बनाई गई। इसका सोशल मीडिया के हैंडल्स बनाए गए। ये इसके पीछे भी नौजवान लोग ही हैं, लेकिन कहीं देख रहा था, शायद कोई बहुत एक 19-20 साल की कोई शायद लड़की है, उसने शायद बनाया इसको। फैक्ट चेक है करने के लिए बनाया गया, फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म है राहुल गांधी के लिए, कि राहुल गांधी ने कब कब क्या क्या बातें कही और वह फैक्चुअली गलत थी, और उसका जवाब, उसकी असलियत जो है इस वेबसाइट पर डाली जाने लगी। अब इसमें इसको चलाने वाले लोगों ने पुलिस में बाकायदा शिकायत करके यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग या कांग्रेस समर्थक जो हैं वो हमें धमकियां दे रहे हैं। तो ये इसको बीजेपी के लोग जो हैं वो काफी वायरल कर रहे हैं, इस खबर को भी और इस वेबसाइट को भी। बीजेपी जो सांसद हैं जैसे सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट अपने एक्स पर जो है इसका लिंक उन्होंने शेयर भी किया है, और बीजेपी के और तमाम नेता भी जो हैं वो यही कर रहे हैं। हम लोग ने भी इसकी आपस में चर्चा की थी, आपने भी देखा था। है क्या एग्जैक्टली सर इस वेबसाइट में, ये बता दें एक बार। आपने भी देखा इसको? मैंने देखा इसको, लेकिन मैं सुनो, इतनी जल्दी, अभी तो 26 तारीख को ये चालू हुई है वेबसाइट ही कुल मिलाकर। और फैक्ट चेक कहने के लिए फैक्ट चेक वो है, वेबसाइट है, फैक्ट चेक कर रही है, लेकिन केवल राहुल गांधी के फैक्ट चेक कर रही है। यूं तो वो बोल के कर रहे हैं, हाँ, केवल तो वो झूठ की गूंज कर रहे हैं। तो फिर ये सवाल होता है कि भाई, इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि भाई आप केवल पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू के लिए ये काम कर रहे हैं।
वो तो क्लियर है सर, हाँ। दैट इज वेरी क्लियर। हाँ, सर, ये तो वो वो सिर्फ राहुल गांधी के ही फैक्ट चेक कर हाँ, रहे हैं, इसका ये मतलब ये बीजेपी इंक्लाइंड लोग हैं, वो Inclined बिल्कुल लोग, क्लियर हाँ, है। ठीक है। लेकिन क्या वो जो फैक्ट चेक कर रही है क्या वो सही कर रहे हैं? अब सवाल ये होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा, मैंने पूरी वेबसाइट देख ली, उसमें उन्होंने कहा कि 70% जो दावे हैं वो उनके झूठे हैं राहुल गांधी के, और 29% भ्रामक है। जितने अभी तक इन्होंने दिखाए चार ये जो गूंज हुई है, केवल गूंज पर ही उन्होंने किया है, जो राहुल गांधी की 4 गूंज अच्छा, हुई है उन केवल प्रोग्राम में जो राहुल उन गांधी प्रोग्राम बोलते हैं में उसी जो पर। बोला है, और उसमें उन्होंने फैक्ट चेक करने के लिए, मतलब कि कोई कह देगा भाई आपने कहा इसलिए थोड़ी है, उन्होंने कहा कि सरकार के जो आंकड़े हैं, राहुल गांधी की जो बात है, उन दोनों को क्रॉस चेक करके उन्होंने रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल दे त्रिपाठी जी है कोई? नहीं, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जो उन्होंने कहा ना कि इस हॉल में बैठे हुए बच्चों में से इतने मतलब 30 लोगों को ही सिर्फ दाखिला मिलेगा, तो उन्होंने उसका रेशियो बताया है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि आपको अब सीटें कम मिलती हैं, तो उन्होंने बताया कि 53,000 MBBS की सीटें थी, 1,35,000 हो गए। उन्होंने कहा कि रोजगार कम हो गए, तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है PLFS, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि रोजगार बहुत बढ़ गया। और ऐसे टोटल अगर कहें तो 4 रैली, 40 क्लेम, 40 में से 29 वो जो कहें कि झूठे और 11 मिसलीडिंग। और बाकायदा उसको उन्होंने एक एक का उदाहरण दिया है कि देहरादून में आपने कितनी बातें बोली, देहरादून में टोटल 13 दावे किए, 13 में से अधिकांश दावे उनके झूठे थे या मिसलीडिंग थे। जो उन्होंने इसके अलावा किया है उसमें 4 किया, 4 में से ज्यादातर थे, ऐसे ही 11 किया। ये बता दीजिए, इनका फैक्ट चेक आपके फैक्ट चेक पर खरा उतरता है? अधिकांश आंकड़े दुरुस्त हैं। राहुल गांधी रेटोरिक बोल रहे थे, ये फैक्ट पर बात कर रहे हैं। और ये कोई IITian लड़की है जो 22-23 साल की लड़की है जिसने ये किया है, और मतलब जैसा अभी तक सोशल मीडिया पर दिख रहा है, चूंकि निजी तौर पर तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन वेबसाइट बड़ी शानदार बनी। चलो ठीक है, यानी ठीक है, मैप बनाया है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल मिलता है, फिर वहां जाइए तो आपको दिखेगा किस सोर्स से है, फिर सोर्स पूरा डिटेल बताता है और बताता है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। आप जल्दी से जल्दी 4-5 खबरें बची, उनकी बात कर लेते हैं। बंगाल से कल एक खबर आई, काफी हंगामा हुआ है कल बंगाल में। कोलकाता के कैमिक स्ट्रीट में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का दफ्तर है और वहां बहुत हंगामा हुआ। यह हंगामा TMC दफ्तर पर ऊपर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का साइन बोर्ड लगा है, उसको हटाने को लेकर के हुआ। कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों और TMC के वर्कर्स के बीच धक्का मुक्की हुई और इस झड़प में TMC के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन सीढ़ियों से गिर गए। एक्चुअली कोलकाता नगर निगम की टीम और पुलिस TMC दफ्तर के ऊपर वो जो होर्डिंग लगी थी उसको हटाने के लिए आई थी। यहां अभिषेक बनर्जी का ऑफिस है। अभिषेक बनर्जी और TMC के वर्कर्स जो उनके साथ अलाइन है, उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद धक्का मुक्की होने लगी सीढ़ियों पर। वो बड़ा कल तस्वीरें जो हैं बड़ी हंगामे वाली हैं। और इसके बाद TMC नेताओं के खिलाफ ही FIR भी दर्ज होगी। यही वाली तस्वीर स्क्रीन पर रखिएगा। FIR में अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन पर पुलिस के साथ मारपीट करने, काम में रुकावट की बात कही गई है। अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि पुलिस और नगर निगम की टीम बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। আপনারা জবরদখল করে ঢুকে এখানে যা ইচ্ছা তাই করবেন, বিজেপি উপর থেকে অর্ডার দিয়েছে বলে, দেশে গণতন্ত্র বলে সংবিধান। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप इतने डरे हुए हो, आप कह रहे हो भाई तृणमूल हार गया है, तो तृणमूल अगर हार ही गया है तो इतना डर कैसा कि तृणमूल को तोड़ने का जरूरत पड़े, ऑफिस से बिलबोर्ड उतारने का जरूरत पड़े, तृणमूल के पार्टी के लोगों को फॉल्स केस में इंप्लीकेट करना पड़े। भाई इतना डर क्यों? तृणमूल के MPs को तोड़ के ले जा रहे हो, MLAs को तोड़ के ले जा रहे हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएंगे। और लोकतंत्र में शायद बीजेपी के नेताओं को लगता है कि उनका समय चल रहा है। या इसलिए आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का ऑफिस है, तो अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस क्यों लिखा है? इसलिए हटाने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो जो ऋतुव्रत बनर्जी वाला फैक्शन है, बागी गुट जो है, वो अपने आप को TMC कहते हैं। लेकिन एक बात तो है, इस तरीके से जैसे हर जगह कांग्रेस जो इनका दफ्तर था, हेडक्वार्टर जो था, वो हेडक्वार्टर इनके नेताओं से खाली करा करके बागी गुट को हैंड ओवर कर दिया गया। अब अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर होर्डिंग भी नहीं लगेगी। अरे भाई, चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया क्या? और ये कि TMC कौन है? पुलिस और नगर प्रशासन का काम है का क्या? काम नहीं है ये।
दिस इज वेरी क्लियर कि ये सरकार के कहने पर किया जा रहा है सर, जैसे को तैसा कहना पड़ेगा सर। नहीं, गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जो सरकार जिस अहंकार से चुनाव काम आयोग कर कर दे फैसला तो आप जो मर्जी करो। नहीं, सरकार का ये अहंकार है और साफ तौर पर ये गुंडागर्दी है। सत्ता का दुरुपयोग कैसे करना है, सरकार का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टी को कैसे खत्म करने की कोशिश है उसमें। भाई आप कौन होते हैं तय करने वाले कि टीएमसी में आपको लगता है कि वहां कोई गैर कानूनी गतिविधि है, आप उसकी जांच करना कर सकते हो। सिर्फ बैनर हटाना था। आप बैनर हटाने कैसे जा सकते हो? क्या चुनाव आयोग ने तय कर लिया कि टीएमसी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की अब नहीं है ये पार्टी, ये ऋतुवत बनर्जी के पास चली गई है? क्या हाईकोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आया है कि जब तक अब तय नहीं हुआ था कोई भी इसको इस्तेमाल, इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसको हमने फ्रीज कर लिया, इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता? शुद्ध गुंडागर्दी है ये। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को देखना चाहिए। वो खुद टीएमसी से आए हुए, टीएमसी के संस्कारों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना चलाए, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों की जो सरकार चलती है उस तरीके से काम करे। मुझे लगता है बहुत आपत्तिपूर्ण है और इस तरीके से मुझे लगता है कि वहां की सरकार को काम नहीं करना चाहिए। छवि आपकी खराब होगी, सिंपैथी अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ती चली जाएगी और आने वाले समय में जनता को लगेगा कि भाई हमने तो वोट देकर इनको हरा दिया था, उसके बाद भी राज्य सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार देखे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात को देखे और संघ भी पश्चिम बंगाल का इसमें हस्तक्षेप करे और बताए कि इस तरीके से राजनीति नहीं की जाती। महाराष्ट्र में देखिए साहब, आपने कहा ये गुंडागर्दी है, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी की धमकी दी जाती है। एक लाइन की सर बात, शिकायत हुई है इलीगल होर्डिंग लगी हुई हो। आप कह सकते हैं क्योंकि सरकार जब थी तो कैसी भी होर्डिंग लगा दो, कहीं भी लगा दो, किसी भी स्ट्रक्चर पर लगा दो, चलता है। आप दोनों नहीं कह सकते ना। आप कह सकते हैं कि अच्छा बीजेपी के इशारे पे नहीं होगा तो किसके इशारे पे होगा, जिसकी सरकार है। सवाल यह है कि अगर वो सब कुछ लीगल है तो आप अदालत में जाइए और कहिए कि नहीं हो रहा है। ये तो लीगल तो वो लोग भी जाएं अदालत में। लीगल पे नोटिस तो दे दे कि लीगल नॉर्मली दो सांसद हैं वहां, दो सांसद खड़े हैं वहां, डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी खुद। सर फिर मैं कह रहा हूं, नगर निगम किसी भी जगह पर ऐसे ही कार्रवाई करता है। सामान्य व्यक्ति आके उसके सामने खड़ा हो तो हम लोग डिबेट नहीं करेंगे। डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी करेंगे, सांसद को धक्का मार के सीढ़ी से गिरा सर मैं कहता हूं सांसद जाके लड़ पड़े, सांसद जाके सरकारी काम में बाधा डाले और कहेंगे ठीक है, नगर निगम तय करेगी क्या कि सरकारी काम में बाधा सांसद डाले, ठीक है। एक मजेदार किस्सा तो सुनो सर। अभिषेक बनर्जी का बोर्ड तिरछा है तो पुलिस प्रशासन नगर निगम चला गया और जो कलकत्ता का मेयर जो टीएमसी में, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, अवैध संपत्ति में जिसने कब्जा किया, वहां देखने की हिम्मत तक नहीं है नगर निगम के अधिकारी। पूरे बिल्डिंग वाला जो आपको ये उस पर कोई देखने वाला नहीं, ये वाला ठीक है। और सरकार जा रही है, तकनीकी लूपहोल तो कहीं भी निकाल सकते हैं, तकनीकी ही होता है। चलिए खैर सर, पॉलिटिकल लड़ाई तकनीकी ही तो होती है। महाराष्ट्र की खबर देख लेते हैं सर जल्दी से। महाराष्ट्र में आपको मालूम है ऑटो टैक्सी वालों को मराठी सीखने के लिए कहा गया था और अब उनको पहले 1 महीने का वक्त दिया गया। तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब, कई लोग इसमें से बुजुर्ग भी हैं जो ऑटो टैक्सी चलाते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत है कि भाई इस उम्र में नहीं सीख सकते नई चीज इतनी जल्दी, 1 महीना नहीं। तो अब उसको कुछ ने कहा 1 साल दे दीजिए कम से कम। 1 साल दे दिया सरकार ने, तो अब वो शांत हो गया मामला। अब इस पर एंट्री होती है उन लोगों की जिनको यही करना आता है, राज ठाकरे जैसे लोग, और उन्होंने अब उनके बेटे जो हैं वो उनकी राह पर चल पड़े हैं। अमित ठाकरे ये चुनाव तो नहीं जीत पाए थे ना, ये चुनाव लड़े थे विधानसभा, हार गए। ये कह रहे हैं मैं देखूंगा कौन सा ऑटो वाला मराठी नहीं बोलता, अगर मराठी नहीं बोलेगा तो पिटेगा। इनकी बयान सुना दीजिए। ह्या गोष्टीबद्दल मी काय बोलू? आमच्या निदर्शनात आलं की कोणी हिंदी बोलतंय किंवा उद्धटपणे वागतंय तर आम्ही मारणार। क्या बोला समीर जी? अगर कोई हिंदी बोलता है तो मारेंगे उसको। साफ बोल रहे हैं मारेंगे जी, ये बोला है ना, यही बोला है। सर बताइए। अब मुझे जो देखिए, एक तो शिवसेना के उभार के साथ महाराष्ट्र में मराठी की अस्मिता का आंदोलन शुरू हुआ और इनडायरेक्टली उसके निशाने पर हिंदी थी। राज ठाकरे उसी आक्रामकता को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है, हम जहां जाते हैं वहां की लोकल भाषा सीखते हैं जरूरत के हिसाब से, और भारत इस मामले में अद्भुत देश है। थोड़ा समय हो तो मैं संक्षिप्त बता दूं, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, आज पूरे देश में मनाया जाता है। डांडिया गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार है, आज पूरे देश में मनाया जाता है। ठीक है सर। तो हम भाषा संस्कृति को अपनाने में हमेशा कोई उदार नहीं, रहे उससे हैं, कोई बैरी नहीं है लेकिन सर। दबाव में नहीं होता है। हमने तो इस प्रोग्राम में कहा कि जिस राज्य में जाओ वहां की भाषा आनी ही चाहिए, अपनाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग अपना, वो तो समय मांग रहे हैं। मैं दूसरी बात, गणेश चतुर्थी ये मारेंगे। गणेश चतुर्थी में ये नहीं कहा जाता कि आप मराठी में ही गणेश की पूजा करो। भाषा संस्कृति को अपनाने की इसमें परंपरा है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जो हिंदी के प्रति उनका द्वेष है वो निहायत आपत्तिजनक इसलिए है
कि विष्णु राव पराडकर के बिना आप हिंदी हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिख दें नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। वी शांताराम के बिना बात कर रहे हैं, वो केवल आप हिंदी सिनेमा का इतिहास लिख देंगे? कहीं तो पॉलिटिकल जगह दे उनको, केवल मसला वो है, आप इतना पूरा उनको ज्ञान दे विजय रहे जी हैं, उनको बिल्कुल सुनने में- पॉलिटिकल जगह लें, लेकिन कुछ तो कोई दुकान है नहीं उनकी, सर, कोई जगह बस बन नहीं रही वैसे है, केवल- आप अपनी दुकान चलाने के लिए चलें सर, ठीक है सर, सर, ठीक है एक सर, ठीक है सर। जानकारी सिर्फ बता दूं, जब राज ठाकरे जी को कांग्रेस के शासनकाल में गिरफ्तार किया गया था ना, तो उनके लिए केस लड़ने वाले 5 में से 3 वकील उत्तर भारतीय थे, हिंदी वाले थे। तो गलती किया मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं। सर आगे बढ़ते हुए सर 2-3 खबरें छोटी छोटी इंटरनेशनल की, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है लॉर्ड्स में, लंदन में, वो खबर लगा लीजिए। टेस्ट मैच के दौरान इमरान खान के दोनों बेटों को बुला लिया गया, लॉर्ड्स में दोनों बेटों को बुलाया गया, उनका इंटरव्यू हुआ, और टेस्ट मैच के ब्रेक में वो इंटरव्यू एयर होना था। ये देखिए, ये वो है माइक आथरटन कर रहे हैं इंटरव्यू, पूर्व कप्तान। इन्होंने भी चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, जैसे भारत के कप्तानों ने लिखी है पूर्व कप्तानों की, इमरान खान को रिलीज करें। इन्होंने दोनों बेटों को बैठा के इंटरव्यू कराया, सारी बातें उनसे सुनी कि क्या जुल्म होता है इमरान खान के ऊपर, और इसको टेस्ट मैच के ब्रेक में एयर किया जाना था, उसी चैनल पर जहां पर टेस्ट मैच दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने धमकी दी कि अगर यह इंटरव्यू चला तो हम ब्रेक के बाद आएंगे ही नहीं खेलने, हम फील्ड में ही नहीं उतरेंगे। लेकिन इंटरव्यू भी चला, ये वाला इंटरव्यू भी चला। माइक आथरटर ने ग्राउंड में माइक से जो कमेंट्री लोग करते हैं ना ब्रेक में, वहां जाके भी बोला कि इमरान खान 73 साल का आदमी है और वो पूर्व प्रधानमंत्री जेल में सड़ रहा है, वहां खड़े होकर भी बोला, और पाकिस्तान मैच खेलने भी उतरा। धमकी जो है उनकी धरी की धरी रहेगी जेब के अंदर। सर कंगले सर धमकी देते हैं, जहां इनको 2 रुपया ज्यादा मिले वहां भाग के पहुंच जाते हैं। सर कहां आप कंगलों की धमकी अरे की तो बात कर रहे करते हैं? ना बॉयकॉट, में कह रहा हूं जब इतना बड़ा स्टैंड लिया था तो सर। और वैसे ही अनयूजुअल है कि स्पोर्ट्स चैनल पर इस तरह की चीजें हों। दोनों चीजें अनयूजुअल है, ये भी अनयूजुअल है, मतलब कि, और फिर इसको आप यूं भी देख सकते हैं, मतलब हम लोग तो इस पर हमेशा ही समर्थन करते रहे कि इमरान खान को जो जेल हो रही है, जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ, लेकिन कोई मैच लॉर्ड्स का हो रहा, उसको आप एक देश की जो इंटरनल मसले हैं उसको लेकर इस तरह से करें, इसको मतलब यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें अनयूजुअल है, अनयूजुअल है। कुछ आप कोई कहेगा गलत भी है, हाँ गलत कहे या अनयूजुअल तो कम से कम कहेंगे इसको। और पाकिस्तान को भी उस तरह से रिएक्ट किया, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए, इमरान साहब के लिए। तो दोनों बातें अनयूजुअल है, लेकिन अच्छा इसको मैं बताइए, तो मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन है, तो थोड़ी वही हिम्मत वाले- दिखाता ना, वही वाले- करता विड्रॉ। ट्रॉफी चोर। मोहसिन नकवी ट्रॉफी वही चोर, वाले- क्या ट्रॉफी चोर, हिम्मत ट्रॉफी दिखाएगा? चोर। हमारी ट्रॉफी आज तक चुरा के घूम रहा है भाई, आज तक पता नहीं कहाँ है ट्रॉफी वो। सर वो इसीलिए उन्होंने कहा था, बहुत दिन से वो ट्रॉफी चोर बोले नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा था सब लोग बोल लिए। लेकिन मजेदार खबर है सर, इतना ही समय था।